हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गांधी युग एवं महात्मा गांधी की उपलब्धियां एवं महात्मा गांधी की उपलब्धियां। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, गांधी युग और महात्मा गांधी की उपलब्धियां। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। रॉलेट एक्ट जो आया था वो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। 30 मार्च 1919 को स्वामी सरदानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अब ये सवाल क्वेश्चन में आता है कि कर मत दो का आंदोलन किसने किया, तो ये हो जाएगा स्वामी सरदानंद ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को, और कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया। आंदोलन किए थे स्वामी सरदानंद ने और नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। यानी कि गांधी जी जो है देशव्यापी हड़ताल किए कब, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था, तो पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा, तो काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में भीड़, रॉलेट एक्ट एंड स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक बैसाखी के अवसर पर एकत्रित हुई थी। यानी कि जलियांवाला बाग में भीड़ रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक बैसाखी के अवसर पर एकत्रित हुई थी। एक हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेज को दी थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। कांग्रेस ने इस घटना के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। जो समिति बनी थी उस समिति में मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व किया, और वो समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण फैसला था। उस समय पंजाब का
लेफ्टिनेंट यानी कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। उस समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। यानी कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो समिति बनी थी ना, तो उस समिति ने कहा कि जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्वक कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन जाकर के जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। ये सवाल आता है ये परीक्षा में कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी। तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर दी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन 1916। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसका कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया, यानी कि प्रारंभ किया। आगे देखेंगे वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहा जाता है, यानी कि लोकमान किसका कहा जाता है, लोकमान किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किसने कंधा दिया था, तो महात्मा गांधी और शौकत अली ने कंधा दिया था। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। दूसरा चरण की शुरुआत किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने 1916 यानी कि सितंबर में शुरू किया था। 1916 ईस्वी में सितंबर में दूसरा चरण होम रूल का एनी बेसेंट ने शुरू किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में इन्हें छोड़ा गया तो आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यानी कि एनी बेसेंट 1916 में गिरफ्तार हुई और 2 साल के बाद 1918 में इन्हें रिहा किया गया। जब ये
जेल से रिहा हुई यानी कि छूट कर आई तो उस समय होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वतंत्रता यानी राज्यों का स्वशासन थी। आगे बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। यानी कि जब खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य ये था कि अंग्रेज जो है उन मुसलमानों से वादा किया और वादा जो है वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, इसलिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। तो ये देखेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि वे तुर्की विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। यानी कि अखिल भारतीय यानी खिलाफत आंदोलन की बैठक दिल्ली में कहाँ हुई, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कब किया, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी इस खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। आगे देखेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची अंग्रेज़ों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेज़ों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। लेकिन दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसने की, तो मौलाना मजहरुल हक ने। कब, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सी.आर. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। यानी कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उस कांड में 22 पुलिस वालों को पब्लिक ने यानी कि जनता ने उसको जेल में बंद करके, पुलिस वालों को उसी के लॉकर में बंद करके बाहर से जो है आग लगा दिया था। यानी कि उसी में पुलिस वाले जो है जल करके मर गए थे। इस घटना के तहत इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर
12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन को स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के, यानी कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था? कि जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, असहयोग चौरी चौरा कांड के में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। उसके तहत 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जब स्थगित किए महात्मा गांधी, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। ये किसने कहा? कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1924 ईस्वी में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों, आज हम लोग रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जालियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919, होम रूल आंदोलन 1916 एवं खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे स्वराज दल, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरिजन सेवक संघ, मुस्लिम लीग, गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।